Hello guys, today we will discuss about fluid mechanics. So, before starting fluid mechanics, we have to know some basic concept. So, what do you mean by fluid mechanics? So, as we know, mechanics होता क्या है? तो mechanics में हम क्या पढ़ते हैं? लोड और उसका इफेक्ट. तो लोड क्या है और इसका इफेक्ट का कॉम्बाइन स्टडी को, इन दोनों का कॉम्बाइन स्टडी को हम कहते हैं क्या? मैकेनिक्स. बट फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में. जो फ्लूइड में लोड गिरेगा तो उसके बदले में उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. ये हुआ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में. तो मैकेनिक्स मतलब लोड और इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. अब जानते हैं ये जो मैकेनिक्स कितने टाइप का होता है. एज ये मान के मैं चल रहा हूँ आपको कुछ भी पता नहीं है. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच और पूरा मतलब जितना हो सके उतना डीप जाने की कोशिश करेंगे. तो मैकेनिक्स में जो फर्स्ट मैकेनिक्स होता है वो मैकेनिक्स का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है? ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है क्या? जो रिजिड बॉडी के बारे में अगर हम कुछ पढ़े और जो स्टडी करे उसे कहते हैं स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी को ही कहते हैं हम क्या? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो अब दिमाग में आएगा ये रिजिड बॉडी होता क्या है. तो बॉडी जो कि ब्रॉडली डिवाइड किया गया है बॉडी को दो टाइप में. एक होता है रिजिड बॉडी और एक बॉडी होता है फ्लेक्सिबल बॉडी. रिजिड और एक फ्लेक्सिबल. रिजिड बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे. ध्यान से देखो. सपोज एक बॉडी है, ये सोच लो ये बॉडी में एक बॉडी है. इस बॉडी में क्या किया, मैं ऐसे दो पॉइंट ले लिया और ये दो पॉइंट का मैं डिस्टेंस मेजर कर लिया. लेट एज्यूम करो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है d. अब उसके बाद में इस बॉडी में जितना हो सके, जिस तरफ से हो सके उस तरफ से मैं क्या करूंगा? लोड अप्लाई करूंगा. अगर लोड अप्लाई करूंगा उसके बाद भी अगर बॉडी का जो सिचुएशन हो, बॉडी जिस हालात में भी हो, अभी वो जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा ना, वो डिस्टेंस क्या होगा? चेंजेस नहीं होगा. वो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो उसे कहते हैं क्या? रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी का मतलब होता है क्या? फिक्स्ड डिस्टेंस में बिटवीन मॉलिक्यूल्स. रिजिड बॉडी का मतलब होता है क्या? फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स even if load applied. even if load applied. क्लियर? इतना समझ में आ गया. वेयर इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होगा ना, फ्लेक्सिबल बॉडी में अगर एक बॉडी है, सेम ऐसे दो पॉइंट लूंगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस मेजर कर लूंगा. वो मेजर करने के बाद आया d और उसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा, लोड डालूंगा. उसके बाद जो इफेक्ट होगा, जो भी आया बॉडी का शेप, अगर मैं वो दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजरमेंट करने की कोशिश करूंगा तो ये डिस्टेंस d नहीं रहेगा. d के जगह d प्लस डेल्टा d समथिंग रह सकता है, या d माइनस डेल्टा d रह सकता है. ये डेल्टा d कुछ नहीं है जो कि चेंज इन डिफॉर्मेशन जितना हो सकता है डिस्टेंस में वेरी होगा, वो हो सकता है. तो ये होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ज़्यादातर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में. फिर आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है ये पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी. स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी.
जो कि बॉडी डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या होता है? जो कि बॉडी डिफॉर्म करेगा। ठीक है, इसका मतलब है जो फिक्स्ड डिस्टेंस, जो फ्लेक्सिबल बॉडी बोला वही, उसे ही उसका दूसरा नाम होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। मतलब जो फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल चेंज होगा अगर हम लोड अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। एज हमारा फोकस यहाँ पे है फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, तो हम ज्यादातर फोकस करेंगे फ्लूइड के बारे में। तो पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के समय पहला जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड? ये फ्लूइड का मतलब क्या है? फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है that is having ability to flow, that having ability to flow, जो फ्लो करने की एबिलिटी हो, जिसके पास फ्लो करने की क्षमता हो, उसे कहते हैं फ्लूइड। और क्या कर सकता है? और डिफॉर्म कंटिन्यूसली, जिसके पास कंटिन्यूसली डिफॉर्म करने की क्षमता हो उसे कहेंगे क्या? फ्लूइड बोल के बोलेंगे। और उसे क्या कहेंगे? और कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है, मतलब किसके वजह से होगा? ये जो मैं बोला कि फ्लूइड ऐसा एक सब्सटेंस है दैट इज हैविंग एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्म कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसके वजह से? अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। ये शियर फोर्स का दूसरा नाम क्या है? टेंजेंशियल फोर्स। उसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। नो मैटर, ये जो बोल रहे हो ये का क्या कुछ मतलब इसका मात्रा क्या होना चाहिए सो दैट फ्लूइड उसे कहेंगे हम, और ये फ्लूइड जो है डिफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी स्मॉल फोर्स हो, जितना भी स्मॉल फोर्स हो, उसके वजह से फ्लूइड में क्या होगा? डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। उसे कहते हैं फ्लूइड बोल के। फ्लूइड का मतलब ये है जहां पे जो ऐसा सब्सटेंस जो एबिलिटी रखता होगा फ्लो करने के लिए और डिफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। और उस शियर फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है, नो मैटर हाउ द स्मॉल फोर्स इट इज। ठीक है, तो ये आया, हमें पता चला किसके बारे में? फ्लूइड के बारे में। अब थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे एक ये फ्लूइड के बारे में। अब चलते हैं क्या? अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, मतलब वही टॉपिक में ही जाएंगे। फ्री सरफेस होता क्या है? फ्री सरफेस के बारे में। तो ये फ्री सरफेस होता क्या है? ये जो फ्री सरफेस होता है, जो कि एयर और लिक्विड का जो इंटरफेस होता है, ये फ्री सरफेस होता है क्या? एयर प्लस लिक्विड इंटरफेस। एयर प्लस लिक्विड इंटरफेस को ही हम कहते हैं क्या? फ्री सरफेस। ठीक है, तो ये क्रिएट किसके द्वारा होता है? दिस इज क्रिएटेड बाय लिक्विड। ये जो फ्री सरफेस किसके द्वारा क्रिएट होता है? दिस क्रिएटेड बाय किसके द्वारा? लिक्विड के द्वारा होता है। ये हुआ।
तो अब देखते हैं फ्री सरफेस को समझने की कोशिश करते हैं और फ्लूइड्स को हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा अच्छी तरह से। ध्यान से देखो, सपोज ये मान लो एक सरफेस है, ये सरफेस जो है फिक्स है, उसे हम कहेंगे क्या, बाउंड्री बोल के बोलेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, बाउंड्री। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पे कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, ऐसे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, ऐसे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, समझने की कोशिश करो। ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे तुम्हारा फ्री सर, इतना तक तुम्हारा पानी है, सोच लो ये पानी और वाटर, ऊपर क्या है, एयर है, और इधर क्या है, तुम्हारा वाटर है। इसको ही हम कहेंगे फ्री सरफेस, ये वाला एरिया, ठीक है, उसे ही कहेंगे हम क्या, फ्री सरफेस। अगर इस फ्री सरफेस में मैं धीरे से एक शियर फोर्स, जिसे कहते हो तुम क्या, टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स देने की कोशिश करूंगा, तो अब क्या हो सकता है, समझो। जब ये फ्लूइड मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, तो ये रेस्ट है, तो नो स्लिप कंडीशन के वजह से ये क्या करेगा, चिपकेगा। ये जो नीचे वाला जो फ्लूइड मॉलिक्यूल क्या करेगा, इधर क्या करेगा, चिपक जाएगा, एज इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये फ्लूइड मॉलिक्यूल किधर आएगा, इधर आएगा। कुछ समय के बाद ये फ्लूइड मॉलिक्यूल किधर आएगा, इधर आएगा। कुछ समय के बाद ये फ्लूइड मॉलिक्यूल किधर आएगा, इधर आएगा। तो वैसे करते करते तुम्हारा ये क्या हो गया, अभी जो फ्लूइड लेयर जो है पहले जहां पे था, अभी क्या करेगा, इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना हुआ, थीटा 1 हुआ, T1 टाइम पे हुआ ये भी चीज। वैसे T2 टाइम पे जाओगे तो वैसे इस तरह आएगा डिफॉर्मेशन, समझो। तो ऐसे आएगा T2 टाइम पे, तो ये डिफॉर्मेशन जो होगा थीटा 2 होगा। वैसे T3 टाइम पे जाओगे, इस तरफ आएगा, तो ये जो पूरा डिफॉर्मेशन होगा थीटा 3 होगा। तो वैसे डिफॉर्मेशन होता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट में अगर होगा, अगर उसे हम शियर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होने लगेगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर फोर्स के मात्रा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हारा डिफॉर्मेशन जो होता है डी थीटा, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो ये भी, इसकी मात्रा भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा लिक्विड के केस में, ठीक है। इतना समझ में आया। इस एंगुलर डिफॉर्मेशन के वजह से ही एक टर्म आया जिसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके बारे में आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब इतना तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड होता क्या है और फ्लूइड में कैसे ये होता है। तो अब जानने की कोशिश करेंगे हम एक टर्म को, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विस्कोसिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये विस्कोसिटी होता क्या है, ये टर्म होता क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर जो पढ़ रहे हो विस्कोसिटी, फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ विस्कोसिटी, ये तो आपको पता ही होगा ये विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी का मतलब जो बुक में पढ़ते हो किताबें वाले, जो मतलब जो डेफिनेशन होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है द इंटरनल रेजिस्टेंस, द internal resistance offered by the fluid, offered by
one layer of fluid to the adjacent layer, to the adjacent layer. और थोड़ा शॉर्टकट वाला डेफिनेशन बोले, the internal resistance offered the internal resistance offered for the flow of fluid, for the flow of fluid. इन लेमैन लैंग्वेज अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ये बोल रहा हूं जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो अच्छा से फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब ज्यादा दूर फैलेगा नहीं। जिसका विस्कोसिटी कम होगा वो ज्यादा दूर फैल सकता है, ये कह सकते हो। ये जो विस्कोसिटी जो आता है मतलब फ्लूइड में, उसका मेन रीजन क्या है? मैं बोलना चाहता हूं विस्कोसिटी का मेन रीजन होता है, ये याद रखो कि लिक्विड में जो होता है किसके वजह से, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और कोहेशन के वजह से। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और उसे कहते हैं क्या, कोहेशन बोल के बोलते हैं, और कोहेशन। ठीक है, तो तुम बोलोगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, तो बॉन्ड तो होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है उसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहते हैं। और कोहेशन क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है लाइक लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसे कहेंगे हम कोहेशन, और अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहेगा उसे कहेंगे हम एडेशन। तो कोहेशन मतलब लाइक मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, लाइक मॉलिक्यूल बिटवीन फोर्स। और ये क्या है, एडेशन क्या है, the force between unlike molecule, the force between unlike molecule, ये होता है एडेशन। ये तो हो गया कोहेशन और एडेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई। अब चलते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ विस्कोसिटी। इसको मैं ट्राई करूंगा उस मतलब डीप में जाऊं, आपको कोई पूछे विस्कोसिटी के बारे में इतना बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है विस्कोसिटी। अब चलते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान से देखो क्या होता है, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, ये जो तुम पढ़ते हो ना, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, किताबी जो फॉर्मूला पढ़ के जाते हो, तो ये कैसे आया उसको हम अब डिराइव करेंगे और समझेंगे ये कैसे आया बोल के। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब मान लो ये एक तुम्हारा प्लेट है। ठीक है, ये जो प्लेट है फिक्स है, कितना समझ में है। अब ये मान लो यहाँ पे कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मान लो इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये दूरी है dy। कितना है, dy। मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो अगर सोचो ये फ्लूइड मॉलिक्यूल इधर जाने की कोशिश करेगा, कुछ वेलोसिटी होगा इसका u। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो प्लेट फिक्स था इसका तो वेलोसिटी 0 है ना। ये प्लेट का वेलोसिटी 0 के वजह से ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल का जो इनिशियल वेलोसिटी था u, ये हो सकता है ये भी कम टू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट रेस्ट में है
तो उसके वजह से इस जो फ्लूइड मॉलिक्यूल जो आएगा पहले, जहाँ पे मतलब तुम्हारा जो लीडिंग एड्स पे अटैक करेगा, मतलब जहाँ पे मतलब कांटेक्ट होगा, वहाँ पे क्या होगा, उस फ्लूइड मॉलिक्यूल का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर वेलोसिटी जीरो हुआ, उस कंडीशन को हम कहेंगे नो स्लिप कंडीशन। अब सोचो, इसका वेलोसिटी पहले जो u था अब जीरो हो गया, पहले u था अब क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये सोचो, ऊपर का जो फ्लूइड होगा ये भी कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगा, आ सकता है। तो अगर इसका वेलोसिटी u है, ये अभी क्या करेगा, ये ऊपर वाला फ्लूइड ये चाहेगा कि मैं आगे जाऊं, बट ये वाला क्या करेगा, ये कहेगा मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आगे बढ़ने, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो इसके वजह से ये अगर ये फ्लूइड अगर इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस फ्लूइड मॉलिक्यूल से इस फ्लूइड मॉलिक्यूल का कुछ तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये समझ जाओ, जैसे कि मैं बोला पहले था u, अब ये सोच लो u प्लस डी यू होगा, होगा कि नहीं, पक्का होगा वैसे। तो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे नीचे वाला फ्लूइड लेयर का फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ हो, तो ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल कैसे मतलब क्या होता है, मतलब उसका वेलोसिटी कैसे रहता है जो फ्लूइड मॉलिक्यूल का, ऐसे अरेंजमेंट के वजह से। अब सोच लो, अब कुछ समय के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल सोच लो यहाँ पे आया, ठीक है, ये फ्लूइड मॉलिक्यूल फर्स्ट, ये इसका वैल्यू ऐसे रह गया, फिर अब सोच लो इधर आ गया, ठीक है, ये ऐसे रह गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लूइड पार्टिकल था कुछ समय के बाद पक्का ये इधर आएगा, मतलब अब ऐसे कहने की मैं कोशिश करूंगा, ध्यान से देखो, सारे फ्लूइड पार्टिकल को क्या करूंगा, मैं इधर ला लूंगा। ये जो है मैं थोड़ा अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। अब सोच लो ऐसा है मामला, ठीक है, ये जो फ्लूइड पार्टिकल जो आया इधर अटैक हुआ, पहले जो कांटेक्ट में आया उसका तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, इधर आके रहेगा, फिर ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, इधर आके रहेगा, फिर कुछ समय के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, इधर आके रहेगा, कुछ समय के बाद इधर आएगा। आया, इतना समझ में आ गया होगा। मैं तुम्हें बताया अगर इसका वेलोसिटी u है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस डी यू होगा। इतना समझ में आया, क्लियर। और इन दोनों के फ्लूइड के बीच में जो दूरी है मैं बताया था dy बोल के पहले से ही, तो ये द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लूइड पार्टिकल इज dy। अब समझो ये कितना दूरी तय किया, ये जो हुआ ना इधर से इधर आने के लिए, समझो t टाइम लिया, और मैं ये जो है इतना, ये जो दो फ्लूइड में मैं जितना अंडरलाइन मतलब जितना सर्कल कर रहा हूं, इसको मैं एग्जैगरेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो दो फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल के बीच में पहले दूरी था कितना, dy के दूरी था, इतना तो पहले से ही पता है आपको। अब सोचो t टाइम पे ये जो फ्लूइड पार्टिकल अगर इधर आया तो कुछ तो डिस्टेंस तय किया होगा, ये जो डिस्टेंस तय किया होगा तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो अब ये सोचो कि अगर ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा t टाइम पे, जिसका वेलोसिटी था कितना u, अब t टाइम पे ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, dt टाइम पे, अगर dt टाइम लूं तो ये कितना ट्रैवल करेगा, तुम बोलोगे u dt। और इस फ्लूइड पार्टिकल का मतलब वेलोसिटी था u प्लस डी यू, अगर मैं dt टाइम पे जाऊं, ये फ्लूइड पार्टिकल लगभग यहाँ पे आके इसका पोजीशन है अभी यहाँ पे, ये सोच लो ये बी वाला पोजीशन है, ये सी वाला पोजीशन है, समझो, ठीक है।
तो अब सोचो, ये जो u प्लस डी यू जिसका ये था, उसका वेलोसिटी था क्या, u प्लस डी यू, और उसका टाइम मिला dt। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, u dt प्लस डी यू डी टी तय करेगा, हाँ या ना? बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है और टाइम डी टी है। तो इसका मतलब इतना तक तो तुम्हें पता है, ये जो है यहां से यहां तक दूरी होगा u डी टी, और इधर से इधर तक जो दूरी होगा डी यू डी टी। इतना समझ में आ गया? तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस दो पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये एक ट्रायंगल के तरह दिख रहा होगा तुम्हें। तो दोनों पार्टिकल वही dt टाइम पे u dt कर रहा होगा। ये जो पहला पार्टिकल u dt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दूसरा पार्टिकल u dt के साथ du dt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन कितना होगा समझो, ये डिफॉर्मेशन होगा डी थीटा का। कितना का हुआ, डी थीटा का हुआ। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, ये अगर B हुआ, अगर ये पॉइंट अगर मैं A बोल के मान के चलूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, tan d थीटा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा है डी यू डी टी, और बेस तुम्हारा है कितना, ये वाला डिस्टेंस मतलब dy। इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, वही dy ही है। तो मैं इतना लिख सकता हूं। तो अगर ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, जो टेन ऑफ एंगल लिया डी थीटा, एज डी थीटा इज स्मॉल, सो टेन ऑफ डी थीटा बिकम्स डी थीटा। सो मैं लिख सकता हूं डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी बाई डी वाई। तो ये डी टी को अगर मैं इस तरफ लाने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज ये प्रूव हुआ, जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के समान होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, एज विथ रेस्पेक्ट टू वाई बोल के लिखा है ना, तो वाई डायरेक्शन पे मतलब ऐसे ऊपर के डायरेक्शन पे, इसको वाई डायरेक्शन, इसको कहते हैं हम एक्स डायरेक्शन। समझ रही हो? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, वो दोनों के बीच में क्या होता है, समान होता है। इतना समझ में आ गया। अब समझो कि मैं बोला कि जो पहले से यहाँ पे बताया था, ये जो नीचे वाला फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, जब स्टिक हो गया, एक तो नो स्लिप कंडीशन के वजह से एक रह गया, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो गया। और ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल लेट एज्यूम करो u वेलोसिटी में जा रहा है, उसके ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल क्या होगा, उसका वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये फ्लूइड पार्टिकल, ये जो ऊपर वाला फ्लूइड पार्टिकल, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल क्या करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये वाला फ्लूइड पार्टिकल क्या करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फोर्स लगाएगा इस तरफ। लेकिन ये वाला फ्लूइड पार्टिकल ऑलरेडी, इसका ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये इसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस दिया होगा ना, नहीं होगा।
उसी तरह से ये वाला फ्लूइड पार्टिकल भी, जो नीचे वाला सेकेंड वाला फ्लूइड पार्टिकल है, ये थर्ड वाला फ्लूइड पार्टिकल को क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उसे आगे बढ़ने नहीं देगा उतना जितना वो फ्रीली फ्लो करके जा सकता है। तो उसके वजह से देखो तुम यहाँ पे दो फोर्स तुम्हें दिख रहा होगा। कौन सा दो फोर्स, ध्यान से देखो। अरे एक सेकेंड, ध्यान से देखो कौन सा दो फोर्स। मैं बोला कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, कौन सा दो फोर्स, ये जो दो फोर्स होगा, देखो ये वाला कहेगा मैं इधर जाऊं, फोर्स लगाएगा मैं क्या करूं, आगे की तरफ बढ़ूं। ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल कहेगा क्या, मैं पीछे के तरफ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो ये तुम्हें कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये तुम्हें टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है। कौन सा फोर्स है ये, टेंजेंशियल फोर्स है। इसका मतलब ये दोनों फ्लूइड पार्टिकल, उनके बीच में क्या होता है, शियरिंग एक्शन होता है। ये शियरिंग एक्शन के वजह से एक स्ट्रेस आता है, उसे कहते हैं हम क्या, शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसे, शियर स्ट्रेस। ये जो शियर स्ट्रेस होता है क्या, ये टेंजेंशियल फोर्स के वजह से आया। अब ध्यान से देखो, तुम सॉलिड में पढ़े हो क्या कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, हाँ या ना। बट फ्लूइड के केस में क्या होगा, समझो, इन केस ऑफ फ्लूइड क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेन साथ। तो शियर स्ट्रेस के वजह से शियर स्ट्रेन ही आएगा। ये शियर स्ट्रेन को हम और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कह सकते हैं। अगर ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो मैं बोलता हूं, देखो शियर स्ट्रेन होता क्या है। देखो सपोज एक सोचो, एक ऐसा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नीचे वाला सोच लो फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये वाला फ्लूइड मतलब पोजीशन क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला पोजीशन क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। आएगा या नहीं, ऐसे हो जाएगा। अब जो बॉडी है मेरा ऐसे बनेगा या नहीं, देख जो हाईलाइट कर रहा हूं, तो इधर भी डिफॉर्मेशन हुआ और इधर भी डिफॉर्मेशन हुआ। वही डिफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं क्या, शियर स्ट्रेन। क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन बोल के कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अभी शियर स्ट्रेन जो होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वही होता है। तो एज पर दैट मैं कह सकता हूँ शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये जो टाउ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो आएगा एक कांस्टेंट, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम होता है म्यू। उसे ही कहते हैं हम डायनामिक विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम कहते हैं। तो एज यू नो दैट, हम थोड़ी देर पहले प्रूव किए, यहाँ पे ध्यान से देखो, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू बाई डी वाई। तो ये जो म्यू जो है उसे कहते हैं विस्कोसिटी, और उसका दूसरा नाम है डायनामिक विस्कोसिटी, और उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां से एक चीज तुम समझ सकते हो, तो म्यू इज इक्वल टू होता क्या है, टाउ अपन डी थीटा बाई डी टी। तो
यहाँ पे देखो, मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा। अगर दो फ्लूइड है, समझो एक फ्लूइड लिया ए बोल के, एक फ्लूइड लूंगा बी बोल के, समझने की कोशिश करो यहाँ पे होता क्या है। अगर ये फ्लूइड जो था ऐसे था, एक फ्लूइड इधर था, एक फ्लूइड इधर था, कुछ समय के बाद इधर आ गया ये फ्लूइड इधर ही है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ डी थीटा एंगुलर डिफॉर्मेशन dt टाइम इंटरवल पे हुआ, ठीक है। तो फ्लूइड ए ले लिया वाटर, फ्लूइड बी ले लेता हूं मैं ऑयल, समझो। सपोज अभी वैसे ही दो फ्लूइड पार्टिकल था dt टाइम पे, ये फ्लूइड पार्टिकल इधर आ गया, अब इसको ज्वाइंट कर लिया और इसे ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हुआ इससे थोड़ा कम हुआ, ये जो डी थीटा डैश हुआ, और मैं ये बोल रहा हूं डी थीटा इज ग्रेटर देन, जो कि, और मैं बोल रहा हूं जो डी थीटा इज ग्रेटर देन डी थीटा डैश। तो ये जो हुआ डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt के साथ, dt टाइम इंटरवल पे हुआ ना, तो इसके लिए मैं उसको डी थीटा डैश dt बोल के ले लिया। ये जो डी थीटा बाई dt ये क्या है, ग्रेटर देन डी थीटा डैश बाई dt के बराबर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे समझो, इफ डी थीटा बाई dt अगर बढ़ेगा क्या होगा, तुम्हारा विस्कोसिटी जो होता है टाउ अपन डी थीटा बाई dt होता है। अगर नीचे वाला जो है टर्म अगर बढ़ेगा तो ये वाला जो म्यू वाला टर्म, ये जो होल टर्म क्या होगा, घटेगा कि नहीं। तो म्यू क्या हो जाएगा, घटेगा फाइनली। अगर म्यू घटेगा इसका मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी घटा। अगर विस्कोसिटी घटा मतलब फ्लूइड ज्यादा फैलेगा, फ्लूइड कैन फ्लो इजीली, फ्लूइड क्या करेगा, कैन फ्लो करेगा इजीली। अगर इन केस ऑफ ऑयल में क्या हुआ, सो वाटर के केस में क्या हुआ, डी थीटा बाई डी टी इज मोर, तो उसके वजह से नीचे वाला टर्म बढ़ा, उसके लिए क्या होगा, विस्कोसिटी का पूरा टर्म क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब विस्कोसिटी घटेगा, मतलब फ्लूइड फ्लो इजी करेगा। तो विस्कोसिटी जितना कम होगा फ्लूइड उतना, तो मतलब फ्लूइड आराम से क्या कर सकता है, फैल सकता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस लेस होगा, लेस रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो। इन केस ऑफ ऑयल में क्या है, मैं बताया था तुम्हें, एंगुलर डिफॉर्मेशन एज कम है, तो इसका मतलब तुम ये कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू, सॉरी ये कह सकते हो, एक सेकेंड, तो ये कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ अपन डी थीटा बाई डी टी। अगर ये डिफॉर्मेशन ही, यहाँ पे ऑयल के केस में डी थीटा डैश बाई डी टी हुआ, तो अगर ये डिफॉर्मेशन ही घटेगा, ऑयल के केस में जो ले रहा हूं, अगर ये डिफॉर्मेशन ही कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये होल टर्म क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। इसका मतलब म्यू क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, म्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी बढ़ा, विस्कोसिटी क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस मोर होगा। तो रेजिस्टेंस मोर के वजह से फ्लूइड फ्लो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट होगा फ्लूइड का फ्लो करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हम ये जो विस्कोसिटी बोला ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसका हम
डायमेंशन फॉर्मूला, उसका यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोला म्यू इज इक्वल टू होता क्या है, टाउ अपन डी थीटा बाई डी टी होता है, और डी थीटा बाई डी टी जो होता है टाउ अपन डी यू बाई डी वाई होता है। ये पता है तुम्हें, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई डी यू बाई डी वाई होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो ध्यान से देखो, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इतना समझ में आया। वेलोसिटी का क्या है, मीटर है। डिस्टेंस जो है, दूरी, डी वाई क्या है, दूरी बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल के बीच में से जो दूरी था उसे कहते हैं डी वाई। तो दूरी को हम मापते हैं किस में, मीटर में मापते हैं। तो अब क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर अपन मीटर हो जाएगा। तो मीटर को मीटर कटेगा, तो यूनिट तुम्हारा विस्कोसिटी का आया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो तुम ये कह सकते हो, ये जो म्यू को हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं, और इस डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट टू इन एसआई सिस्टम। ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट है सीजीएस में, उसे हम डिनोट करते हैं पॉइज में, और ये जो 1 पॉइज होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, किसका, विस्कोसिटी का, तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर डिस्कस करें विस्कोसिटी का, सोचो यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है ना। समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है ना। दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। तो अब देखो, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, टाइम को टाइम लिखेंगे, दूरी को दूरी ही लिखेंगे। मास का मतलब मास को मास लिखेंगे, एक्सीलरेशन होता है क्या, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम होता है, बाई लेंथ का स्क्वायर। मास को मास लिखूंगा, वेलोसिटी होता है एल बाई टी इंटू टी, बिकॉज नीचे ऑलरेडी टी था, इंटू टी बाई एल स्क्वायर लिखूंगा। टी ने टी को मारा, एल ने एल को मारा, अभी नीचे एक एल है। तो अब ऊपर रहा क्या, मैं बोल रहा हूँ एम रहेगा, नीचे रहेगा टी, और रहेगा क्या, एल। तो मास को हम लिखते हैं m1, और लेंथ को हम लिखते हैं क्या, L1, और t को L-1 होगा अगर ये ऊपर जाएगा, और t हो जाएगा -1। m1 L-1 t-1, ये होगा क्या, m1 L-1 t-1। ये होता है किसका, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, m1 L-1 t-1। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला वैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, m1 L-1 t-1। इतना समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टर्म आता है, एक टर्म जिसे कहते हैं हम क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा सिंबल में। ये गामा होता है म्यू टाइम्स डेंसिटी, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी टाइम्स डेंसिटी अगर करोगे, डिवाइड करोगे डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी के साथ, तुम्हें मिलेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब ध्यान से देखो,